बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक के अंतर्गत हम पहले यूनिट में आज अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है अगस्ट कॉम्ट का पॉजिटिविज्म, विज्ञानों का संस्तरण आदि। अगस्ट कॉम्ट के योगदान के बारे में हम ये बताएं कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में उत्पत्ति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक अगस्ट कॉम्ट को होता है। हालांकि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है, अगस्ट कॉम्ट ने ही 1838 में समाज के इस नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया था, जिसका विकास निरंतर होता रहा है। अगस्ट कॉम्ट के पहले समाज का व्यवस्थित अध्ययन किसी के द्वारा भी नहीं किया गया। यह कहा जा सकता है कि अगस्ट कॉम्ट के पूर्व भी अनेक विद्वानों ने समाज का व्यवस्थित अध्ययन तो किया, लेकिन इस स्वतंत्र विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र अस्तित्व में नहीं आ सका। समाज के अध्ययन की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव का सामाजिक जीवन। मनुष्य ने प्रारंभ से ही अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने की जिज्ञासा रही है। उसे समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। आरंभ से ही व्यक्ति अपने विशिष्ट समाज को समझने का प्रयत्न करता रहा है। इसलिए एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई, जिसका श्रेय फ्रांस के दार्शनिक अगस्ट कॉम्ट को जाता है। कॉम्ट ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। आपने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की पद्धति का अंग बताया। कॉम्ट ने सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। पहले सामाजिक भौतिक शास्त्र अर्थात सोशल फिजिक्स इसका नाम रखा गया, जिसे बाद में बदल करके समाजशास्त्र रखा गया। इसलिए अगस्ट कॉम्ट को हम समाजशास्त्र का जनक अर्थात फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो समाज एवं सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन करता है। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन्होंने समाजशास्त्र और सामाजिक विचारों के क्षेत्र का निर्धारण किया, विज्ञानों का वर्गीकरण किया और उनके पारस्परिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने चिंतन की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया और कहा कि व्यवस्था का विकास ही प्रगति है। उनका विचार था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान होगा जो सामाजिक उन्नति एवं विकास से संबंधित अपने सामान्य सिद्धांतों एवं निर्णयों की स्थापना करेगा और भावी सामाजिक अनुसंधान कार्य को निर्देशन करेगा। कॉम्ट की कई कृतियां हैं, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि कई ऐसी कृतियां हुई हैं जिसमें उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। प्रोस्पेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, इस तरह से उन्होंने बताया। इसके सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समाजशास्त्र के अंतर्गत उन्होंने समाजशास्त्र के अर्थ के साथ साथ पॉजिटिविज्म क्या है, उन्होंने प्रत्यक्षवाद से उनका क्या तात्पर्य है और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण क्या है। कॉम्ट ने समाजशास्त्र की कुछ विशेषताएं बताई हैं। समाजशास्त्र के अर्थ को बताते सब पहले उन्होंने सामाजिक भौतिक शास्त्र कहा, लेकिन बाद में उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। और समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था में प्रगति का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, ऐसा उन्होंने बताया। कॉम्ट की इस परिभाषा में समाजशास्त्र के अंतर्गत 2 पहलुओं को सम्मिलित किया गया। पहला सामाजिक व्यवस्था और दूसरा प्रगति। दोनों के बारे में कॉम्ट के विचारों को जान लेना अति आवश्यक है। कॉम्ट के अनुसार समाज एक व्यवस्था है जो कई उपव्यवस्थाओं से मिलकर बनी है। ये व्यवस्थाएं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर एवं संबंधित हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सावयव का सहारा लिया। जिस प्रकार से मानव सावयव है, शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान, हृदय, गुर्दे आदि परस्पर संबंधित और आश्रित हैं, इनकी एक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से समाज भी एक सावयव है अर्थात ऑर्गेनिज्म है, जिसकी विभिन्न इकाइयाँ हैं जैसे परिवार, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीतिक व्यवस्थाएँ आदि, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि। ये भी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और संबंधित होती हैं। समाज की विभिन्न इकाइयों में निहित सामंजस्य एवं सामाजिक व्यवस्था ही एकमत्य को निर्मित करती है। इसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कॉम्ट समाजशास्त्र में प्रगति के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। उन्होंने मानव के बौद्धिक एवं नैतिक विकास को प्रगति माना।
प्रगति कुछ नैतिक एवं बौद्धिक सिद्धांतों पर निर्भर होती है, जिनका निर्माण समाजशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। प्रगति सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार है और परम लक्ष्य भी है। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र उन सभी बौद्धिक, भौतिक एवं नैतिक नियमों की खोज व प्रतिस्थापना करता है जिनके द्वारा सामाजिक प्रगति को प्राप्त किया जा सकता है। कॉम्ट का मानना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक प्रगति का विज्ञान भी कहा जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सामाजिक मनुष्य अपने सामाजिक प्रगति के आधार पर ही पहचाना जाता है और समाजशास्त्र एक सामाजिक प्रगति का अध्ययन करता है। कॉम्ट ने समाजशास्त्र की निम्नलिखित कई विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि एक अमूर्त विज्ञान है। अमूर्त विज्ञान का तात्पर्य है कि इनकी रुचि तथ्यों में न होकर नियमों की खोज करने में होनी चाहिए। इसका उद्देश्य तथ्यों के पीछे कार्यरत नियमों की खोज करना है। कॉम्ट का मानना है कि समाजशास्त्र समाज का अमूर्त अथवा गुणात्मक विज्ञान है, जो समस्त सामाजिक विज्ञान के मूलभूत गुणों की खोज करता है। समाजशास्त्र का कार्य अज्ञानता को मिटाना है। जो लोगों में अज्ञानता है उसे दूर करके उनकी सामाजिक प्रगति करना है और नए नियमों को खोजना है। दूसरा, एक समन्वयात्मक विज्ञान, एन इंटीग्रेटिव साइंस। कॉम्ट कहते हैं कि समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान है, समाज का समग्र रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कोई और ऐसा विज्ञान नहीं है जो समाज का समस्त अध्ययन करता हो। इनका कहना है कि सामाजिक जीवन के एक पक्ष एक दूसरे से संबंधित एवं एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं, अतः इनका पृथक अध्ययन न किया जाकर एक साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। इसीलिए समन्वयात्मक विज्ञान का दृष्टिकोण है कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध भी रहता है, जैसे प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र। ये सब नियमों पर आधारित हैं। अपने नियमों के आधार पर ये विज्ञान पहचाने जाते हैं। तो समाजशास्त्र भी सभी विज्ञानों पर आधारित होते हुए भी इसके कुछ प्रमुख नियम और सिद्धांत होते हैं। तीसरा, निष्पक्ष अध्ययन। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र को सभी सामाजिक तथ्यों के वैश्विक तथा निष्पक्ष अध्ययन पर बल देते हैं। समाजशास्त्र द्वारा किए जाने वाले वैज्ञानिक अध्ययन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं होता, बल्कि समाजशास्त्र द्वारा समाज का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि उनकी वैज्ञानिक प्रणाली और उपकरणों का प्रयोग किया जाए। फिर चौथा, मानव प्रकृति का ज्ञान। कॉम्ट का कहना है कि समाज का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्रियों को गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र के सामान्य किंतु महत्वपूर्ण सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि मनुष्य की मूल प्रकृति एवं स्वभाव के बारे में अध्ययन किया जा सके। सामाजिक अस्तित्व का मूल आधार वैज्ञानिक अध्ययन ही है। मानव के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले अन्य विज्ञानों के सहयोग से ही हम समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को समझ सकते हैं। फिर कॉम्ट कहते हैं कि पांचवा, भविष्यवाणी करने वाला विज्ञान। कॉम्ट का कहना है कि विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। जो भविष्यवाणी नहीं कर सकता वो विज्ञान नहीं माना जा सकता। समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करता है। यह ऐतिहासिक और वर्तमान की घटनाओं के आधार पर भविष्य के बारे में निश्चित भविष्यवाणी करने की क्षमता भी रखता है। हालांकि कई बार इसकी भविष्यवाणियाँ गलत भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि कई बार भविष्यवाणी सत्य सिद्ध भी हुई हैं। फिर है छठा, सामाजिक पुनर्निर्माण का विज्ञान। कॉम्ट के समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक घटनाओं के बारे में यथार्थता की जानकारी प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि उस ज्ञान के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण करना भी है। अर्थात विज्ञान को मानव जीवन को अधिकतम सुखमय बनाने का विचार नहीं त्यागना चाहिए। उनका कहना है कि वैज्ञानिक को मात्र क्या है बताकर कि चुप नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि क्या उचित है इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए। कॉम्ट का कहना है कि विज्ञान मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य विज्ञान के लिए। समाजशास्त्र का भी यही दायित्व है कि वह सामाजिक पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे। इसी में समाजशास्त्र की चरम सार्थकता है। कॉम्ट ने 3 स्तरों का नियम बताया, जिसे हम त्रिस्तरीय सिद्धांत भी कहते हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। सामाजिक विचारधारा एवं नए सामाजिक विज्ञान की रचना के क्षेत्र में कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। इस नियम का प्रतिपादन कॉम्ट ने 1822 में किया था। वही कहते हैं कि समाजशास्त्र का आधार इसकी विस्तृत व्याख्या करना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने 3 स्तरों के नियम को प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार सामाजिक विकास का अध्ययन मानव के बौद्धिक विकास के स्तर के आधार पर किया जा सकता है और बौद्धिक विकास को कॉम्ट ने चिंतन की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहला धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर, तीसरा प्रत्यक्ष स्तर, अर्थात थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिव स्टेज। कॉम्ट कहते हैं कि हमारी प्रत्येक प्रमुख विचारधारा हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। धर्मशास्त्रीय काल्पनिक,
तात्विक और फिर वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी। धार्मिक या काल्पनिक अवस्था का स्तर। पहला, मानव चिंतन की प्रथम अवस्था है जो कि आदि मानव के चिंतन की स्थिति को अभिव्यक्त करती है। इस समय मानव मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, इसलिए वह सभी भौतिक और सामाजिक घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर करता था। हर घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक शक्ति या दैवीय शक्ति और या प्रेतात्मा की कल्पना करता था। मनुष्य यह मानता था कि कोई घटना अलौकिक शक्ति की क्रिया का ही परिणाम है। आदि मानव किसी बात को समझने में असमर्थ था। जैसे मनुष्य ने बिजली को चमकते, बादलों को गरजते, पेड़ पौधों को उगते फलते फूलते देखा, तो इसमें उनकी अलौकिक शक्ति की उसने कल्पना की। तो पहली अवस्था यह है। इसके भी 3 उपभाग उन्होंने कॉम्ट ने बताए हैं। पहला प्रेतवाद, दूसरा बहुदेववाद और तीसरा अद्वैतवाद अर्थात एकेश्वरवाद। प्रेतवाद का विश्वास है कि धार्मिक या काल्पनिक अवस्था जिसमें जड़ और चेतन सभी वस्तुओं को सजीव माना जाता था। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र आदि, यह भी सभी जीवन की कल्पना की गई। इस समय मानव जादू टोने में अधिक विश्वास करता था। दूसरा बहुदेववाद। प्रेतवाद की धारणा के कारण मानव जादू टोने जैसी क्रियाओं का दास हो जाता है, उसमें भ्रम पैदा होने लगता है, अनेक देवी देवताओं और आत्माओं की कल्पना से भयभीत होने लगता है और उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार की शंकाएं भी उठती हैं। अतः धीरे धीरे प्रत्येक पदार्थ में अनेक शक्तियों के निवास के स्थान पर एक विशिष्ट देवता का निवास मान लिया जाता है। यह भी एक बहुदेववाद है। तीसरा अद्वैतवाद। धार्मिक अवस्था का अंतिम चरण है जहाँ पहुंचकर मानव चिंतन सूक्ष्म और विवेकपूर्ण हो जाता है। वह अनेक देवी देवता के विचार से संतुष्ट नहीं होता। उसकी समझ में नहीं आता कि सभी देवता एक ही मार्ग का अनुसरण क्यों कर रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली भिन्न क्यों नहीं है। अतः वह एकेश्वरवाद की कल्पना करता है और मानने लगता है कि ईश्वर एक है और वही सृष्टि की सभी घटनाओं का संचालक है। पारलौकिक शक्ति एक ही है, सुपर नेचुरल पावर एक ही है। दूसरा है तत्व दार्शनिक अवस्था। यह अवस्था धार्मिक और वैज्ञानिक अवस्था के बीच की है। कॉम्ट ने इस स्तर को प्रथम स्तर का ही रूप माना। कॉम्ट कहते हैं कि तत्व दार्शनिक अवस्था में, जो कि प्रथम अवस्था का एक संशोधित रूप मात्र है, मानव मस्तिष्क मान लेता है कि अलौकिक प्राणियों के स्थान पर अमूर्त शक्तियाँ हैं जो कि जीवों में अंतर्निहित होती हैं, जो कि समस्त घटनाओं को उत्पन्न करती हैं। इस अवस्था में मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मनुष्य की तर्क शक्ति भी बढ़ जाती है और घटना के पीछे ईश्वरीय कारण न समझ करके बल्कि वह कई घटनाओं के पीछे कुछ कारणों को ढूंढ निकालता है। उसका कहना है कि हर एक व्याख्या के ईश्वर के आधार नहीं है, बल्कि ईश्वर का आधार नहीं बल्कि उसके पीछे कुछ कारण निहित होते हैं जिसे भी जानना होता है। वह दार्शनिक तत्व है। दूसरी अवस्था में ईश्वर को अमूर्त व अज्ञेय माना गया, जो सभी वस्तुओं में उपस्थित होता है। कॉम्ट ने इस स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा है कि तत्व दार्शनिक अवस्था में, जो कि प्रथम अवस्था का संशोधित रूप मात्र है, मानव मस्तिष्क मान लेता है कि अलौकिक प्राणियों के स्थान पर अमूर्त शक्तियाँ ही उसको नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार से इस अवस्था में मानव मस्तिष्क में भावना की प्रधानता होती है और अलौकिक व दैवीय शक्तियों का स्थान अमूर्त सत्ता ग्रहण कर लेती है। तीसरा है प्रत्यक्षवादी, जिसे कि वैज्ञानिक अवस्था कहा जाता है। कॉम्ट ने पॉजिटिव ऑफ साइंटिफिक स्टेज बताई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में मानव मस्तिष्क धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और वैज्ञानिक आधार पर करता है। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क तर्क और निरीक्षण वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं व तथ्यों को जानने का प्रयास करता है, क्योंकि घटनाओं को समझने का यही वास्तविक साधन है। इस स्तर पर ज्ञान का संग्रह ही अत्यंत और एकमात्र उद्देश्य होता है। वैज्ञानिक नियमों का निर्माण इसी स्तर पर संभव है और उन्हें समस्त घटनाओं पर लागू किया जाता है। कॉम्ट कहते हैं कि प्रत्यक्ष अवस्था के अंतर्गत अपनी आंखों पर विश्वास किया जाता है, अवलोकन पर विश्वास किया जाता है और व्यक्ति उसी घटना को मानता है जिसे कि वह देखता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन की अवस्था में केवल निरीक्षण ही प्रमाणित सत्य का आधार माना जाता है। जिन तथ्यों का स्पष्टीकरण अवलोकन के आधार पर नहीं किया जा सकता, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। कॉम्ट का कहना है कि जिस समय मानवीय बुद्धि विश्व के समस्त घटनाक्रम को नियमित और निर्देशित करने वाले किसी अकेले नियम को खोज लेती है, उस समय वैज्ञानिक अवस्था अपने विकास के चरम छोर पर होती है। इसीलिए इन्होंने ज्ञान का साधन तर्क एवं निरीक्षण को माना। संक्षेप में कह सकते हैं कि कॉम्ट की चिंतन की इस अवस्था में जो वस्तु जिस रूप में है, उसका उसी रूप में अवलोकन ही प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक चिंतन है। एज इट इज, अर्थात वस्तुनिष्ठता, वस्तु के प्रति निष्ठता होना। कॉम्ट कहते हैं कि इन 3 अवस्थाओं का सिद्धांत व्यक्ति, समाज, बौद्धिक और सामाजिक जीवन पर लागू होता है। यह सभी इन तीनों अवस्थाओं से होकर ही गुजरते हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास भी इन 3 स्तरों से ही हुआ है।